अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि फ़ौज से इख्तिलाफात जनरल फैज़ की तैनाती और उस्मान बुज़ार के मामले पर हुए। हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है कि मुस्तक़बिल करीब में तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया था कि अगर पेट्रोल $1 भी कम हुआ तो उसका रिलीफ आवाम को देंगे, लेकिन उसकी हुकूमत ने उनकी एक नहीं सुनी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। इस कमी का एक एक पैसा ये कौम के हवाले किया जा रहा है। आइंदा भी आलमी मंडियों में अजनास की तेल की कीमतों में कमी होती रहे, जो कि हम अपनी कौम के हवाले करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल महंगा होने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया और कहा कि वो हुकूमती फैसले के साथ तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ भी सख्त नाराज हुए हैं और मीटिंग छोड़कर ही चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की बात मानने से इनकार कर दिया? पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM जब सब ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ हैं तो फैसले आखिर कर कौन रहा है? 15 दिनों में तेल $6 सस्ता हो चुका है, डॉलर की कदर में भी 25 रुपए की कमी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें अगले माह भी शायद ही कम हो। 100% जो है वो IMF का जो 10 रुपए का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, 100% बढ़ेगा। ये मिनी बजट नहीं है, 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी आ रहा है। कोई भी हम खर्चा भी करेंगे या कोई भी हम टैक्स रिलीफ देंगे तो कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक आध दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लेंगे कि 27 अरब रुपए का ये टैक्स है और ये हम जमा करेंगे। वजीर खजाना साहब के मुताबिक सितंबर से पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए फी लीटर बढ़ेगी। डीलर्स मार्जिन जो डीजल पर तो इस बार ही से आयद कर दिया गया है, आने वाले दिनों में वो पेट्रोल पर भी बढ़ेगा। सितंबर में ही 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं। वो नून लीग जो पंजाब में पहले ही इन सख्त फैसलों के नताइज के बाइस हुकूमत से हाथ धो बैठी है, पूरी PDM के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके साथ साथ राना एहसान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। सबसे पहले एहसान आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, मरियम साहिबा ने वादा किया था कि $1 भी कम होता है रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा है। तमाम जमातें हैं जो कि आवाज़ उठा रही हैं, तमाम जमातों के मैं ट्वीट्स देख रही हूँ। पीपल्स पार्टी हो गई, आपकी अपनी पार्टी के लोग हो गए, MKM हो गए, जितने भी कोलिशन में सबके सब जब इस पर एहतजाज कर रहे हैं तो ये फैसले कर कौन रहा है? देखें, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कोई सियासी फैसला नहीं, उसका मैकेनिज्म है। तो ओगरा का जो मैकेनिज्म है उसमें एवरेज डॉलर प्राइस ली जाती है, और डॉलर जो था वो 240 पे भी गया, आपने देखा 235 पे भी गया। तो ये उसका इम्पैक्ट है जो आप देख रहे हैं कि ये प्राइसेस इंक्रीज हुई। दूसरा देखें, आज अगर मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल $50 पे चला जाता है तो उस सस्ते तेल को पाकिस्तान पहुंचना, फिर वो रिफाइनरी से रिफाइन होकर मार्केट में आना, इस सब को थोड़ा सा टाइम लगता है, चंद दिन लगते हैं। तो ये वजह बेसिक है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो हमने मिफ्ता साहब ने बताया भी, जितने भी वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि वो एक न्यूट्रल मैकेनिज्म है, उसमें सियासी अमल दखल नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा ये देखें, आज पेट्रोल जो है वो 305 रुपए का इंडिया में मिल रहा है, 310 रुपए का बांग्लादेश में मिल रहा है। तो आज भी पाकिस्तान में सस्ता है पेट्रोल, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जो ये प्राइसेस में कमी आई है, आने वाले चंद हफ्तों में इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन तो मिफ्ता साहब तो कह रहे हैं किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इस पोजीशन में ही नहीं है। देखिए, मिफ्ता साहब ने ये कहा था कि हमने वादा किया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इस दफा जो प्राइस इंक्रीज है उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो डॉलर का जो इम्पैक्ट आ रहा है कि डॉलर कम हो रहा है, नेशनल टीवी पे बैठे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं आप, विदिन 10 to 15 डेज रिलीफ मिलने वाला है आवाम को। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डॉलर की जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग का, जब उसमें डॉलर गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा। अगर क्रूड ऑयल गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा, क्योंकि प्राइस कैलकुलेट ही इन मैकेनिज्म से होती है। तो 15 दिनों बाद मेरे ख्याल से डेफिनेटली कोई जो है वो रिलीफ की शक्ल जरूर इख्तियार होगी, और उसका जो भी अगर रिलीफ अवेलेबल हुआ, स्पेस बनी, तो वो अवाम को दी जाएगी। हमारा ये कोई शौक तो नहीं है कि हमारे पास स्पेस हो और उसको हम जानते बूझते रख लें। आप वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप उन्हीं की तर्जुमानी आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अपने पास ब्रेकिंग न्यूज चला रही हूँ, आप कह रहे हैं 10 से 15 दिन में आवाम को रिलीफ मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 दिन में जो प्राइस का मैकेनिज्म है वो डॉलर, वो जरूर जो इम्पैक्ट आएगा
آئے گا डॉलर प्राइस अभी पेट्रोल कम हुआ आलमी मार्केट में, लेकिन हमारे पास तो बढ़ गया, 6 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल उस प्राइस नहीं, देखें वो बढ़ा है इसलिए क्योंकि डॉलर आपका 240 पे भी एलसीज रिटायर हुई, 235 पे भी हुई, तो ये जरूर देखें अगर वहां डॉलर का इम्पैक्ट जो है जब आएगा प्राइस मैकेनिज्म में तो वो रिलीफ जरूर ट्रांसफर होगा। सर वैसे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आजकल, तो मैं जरा शायद खाकान साहब से पहले बात कर लूं, फिर आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। खाका नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, अस्सलाम वालेकुम। सर डॉलर 235 रुपए पर था, हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए सस्ता किया और इस वक्त डॉलर 213 पर आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $93 फी बैरल से भी नीचे आ गई है। हुकूमत ने कमी करने के बजाय सर 7 रुपए ऑलमोस्ट महंगा कर दिया है, इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? खाकान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, एक तो ये है कि जो हुकूमत है वो पेट्रोल की कीमत का तयन नहीं करती। पेट्रोल की कीमत का तयन जो है, जो एक्स रिफाइनरी कीमत तय होती है, वो ओगरा करती है, और वो एक मैकेनिज्म है जिसमें एक 15 दिन का डिले आता है। उसमें कुछ पीएसओ की एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट्स आती हैं, कुछ एक एवरेज प्लाट से एक सिंगापुर में रेट खुलता है, वहां से एक रेट लिया जाता है। सो इन सब को जब आप जमा करते हैं तो ये एक एक्स रिफाइनरी प्राइस का तयन होता है, जो कि बिल्कुल ओगरा एज एन रेगुलेटर करता है। उसमें अगर आप देखें तो हुआ यह है कि चूंकि जून में बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट हुआ एट हायर प्राइसेस हुआ, क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि तेल की फरावानी रहे, और उन प्राइसेस की जो एलसीज का क्लोजर है, ये जरूरी है समझना, वो चूंकि होता रहा है जुलाई में, और वो कई हुई हैं 238 रुपए पे, 240 रुपए पे, तो ये जो इंक्रीज है वो करना पड़ रहा है। तेल की कीमत में उतना इंक्रीज नहीं है जितना एडजस्टमेंट में इंक्रीज आ रहा है। बल्कि अगर मैं सामने ही ओगरा का ये देख रहा था, तेल की जो कीमत है वो 201 रुपए से कम होके 188 रुपए है, जो उनकी डिटेल्ड कैलकुलेशन मेरे सामने है। बट चूंकि एक एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, बिकॉज हमारा जो रुपी था वो वीकन हो रहा था उस वक्त, तो ये हुकूमत को बढ़ाना पड़ा। फिर आपको पता है इसके बाद एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो कि फंड से तय हुआ है, जो कि 20 रुपए है। ये 10 रुपए थी 15 जुलाई को, पर ये 1 अगस्त को ही बढ़ चुकी थी, उसमें हुकूमत ने कोई रद्दो बदल नहीं किया। खाका, मुझे याद है अच्छे तरीके से, आज से 2 या 3 महीने पहले जब प्राइसेस हाई हो रही थी, उस वक्त आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि इतना मार्जिन है गवर्नमेंट के पास, कितना रिलीफ दिया जा सकता है। आपने तो 15 से 20 रुपए कहा था। इस वक्त गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई मार्जिन है, कोई मार्जिन निकाला जा सकता है, कोई रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, मैं यहाँ फिर कहता हूँ, और मैं फंड को भी कहता हूँ, मैं हुकूमत को भी कहता हूँ, ये जो पीडीएल का बढ़ाना है और 850 अरब रुपए जमा करना है, ये आई थिंक इस वक्त शायद अच्छा नहीं था, बिकॉज कीमतें बढ़ रही थी। ये पीडीएल जब हमने सारा सोचा था, तो ये हमने तब सोचा था कि पीडीएल लगाएंगे जब कीमतें डाउनवर्ड जारी होंगी तो एक कलेक्शन कर लेंगे। बट 850 का एक बहुत बड़ा पीडीएल है, 20 रुपए का इसमें, और पीडीएल हम यूज भी कर लिया करते थे गवर्नमेंट में कि प्राइसेस को अगर डाउनवर्ड एडजस्ट करना हो तो पीडीएल यूज कर लें। दो हुकूमत ने 17% सेल्स टैक्स को जीरो रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेल्स टैक्स एक मेन मैकेनिज्म है जिससे एक एफबीआर टैक्स कलेक्शन करती है। आने वाले दिनों में आई थिंक कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि ब्रेंट 95 पे है, और हुकूमत ने जो स्लो डाउन इन इंपोर्ट्स किया है उसकी वजह से रुपी इस वक्त 214 रुपए पे है। अगर ये ट्रेंड रहता है तो पीडीएल 10 रुपए हमने 1 सितंबर को मेरे ख्याल में बढ़ाना है IMF के लिए। अगर वो बढ़ाना भी पड़ा तो तब भी रूम क्रिएट हो जाना चाहिए। अगेन लेट्स सी कि ओगरा क्या प्राइसिंग करती है। मैं बारहा कहता हूं, हुकूमत को भी कहता हूं, लोगों को भी कहता हूं, कंजर्वेशन इज योर एनर्जी स्ट्रेटजी। जितनी कंजर्वेशन करेंगे उतनी प्राइसिंग भी कम होगी, बिकॉज इंपोर्ट्स पे प्रेशर जो है ये जो मैकेनिज्म है, ये ओगरा की जो समरीज आती रही हैं वो माजी में फिर मुस्तरद होती कैसे रही हैं? देखिए, हुकूमत की ये सवाबदीद है कि वो पीडीएल को एडजस्ट करके, सेल्स टैक्स को एडजस्ट करके इनको एडजस्ट करे। कुछ डीलर्स मार्जिन जो है उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है कि आप प्राइसेस को वेरी कर लें, और जब भी हुकूमत ने ये किया है, इन तीनों मैकेनिज्म्स को यूज किया है। इन दी एंड कभी कभी बहुत ही अगर ऐसी सर्कमस्टांस, इसीलिए देखिए बात फिर वहीं आ गई ना, मामला हुकूमत के हाथ में तो है ना सर, ओगरा करता है लेकिन मामला है हुकूमत के हाथ में। कादिर साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, एक तो उनको तशवीश है इस बात पर, फिर वो कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए। तो सर पीडीएम ये 14 जमातों का इत्तेहाद है, मुशावरत नहीं होती है क्या इन सारे फैसलों से पहले? यकीनन जो जरदारी साहब ने कहा सच ही कहा है, क्योंकि खुद मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो कायद है वो भी इनसे हैं, ठीक है।
मेरे मैशत से तो बैकग्राउंड मेरा नहीं है, लॉ बैकग्राउंड है। कौन रहा है सर फैसले? मरियम साहिबा भी इख्तिलाफ कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, जरदारी साहब भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, फैसले कौन कर रहे हैं? देखिए सवाल ये है, हम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से मुंतखब होकर लोग आते हैं ना, जी जी, हम अगर मैशत पे या लॉ का मेरा बैकग्राउंड है या हम उस पर बात करते हैं या दूसरी चीज़ों पे करते हैं, तो हमें दूसरे जहन में ये होता है कि हल्के के लोगों को क्या जवाब देना है। जब एक शख्स हल्के के लोगों को जवाब दे नहीं है, वो फ़र्द वाहिद को जवाब दे हैं, तो वो ये आदाद शुमार देखिए, लोग ख़ास तौर में अपने हल्के की बात करूँ, बल्दिया टाउन की, जहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब इलेक्शन 2021 में मेरे मुकाबले में लड़ा है, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आवाम ये नहीं समझते, 2 और 2 4 समझते हैं। अब आप ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल आपका सवाल भी ठीक है, और ये भी मैं ठीक कहूँगा खाकान साहब की और राना साहब की बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि ओगरा समरी का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास तो है, मगर साथ साथ पे हमने जो वो कहता है ना माई बाप से जो हमने सौदा की है, जो उनके साथ मुआहदे किए है, उनको भी मद्देनजर रखना होगा। IMF की बात कर रहा हूँ। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब लॉन्ग मार्च शुरू की है, तो इस वक्त तो इमरान नियाज़ी साहब कह रहे कि अल्लाह का शुक्र है ये लोग आ जाए, और ओगरा ने 10 मुझे 8 याद है, ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजी थी महंगा करने की, उन्होंने वो 8 रुपए को भी कट कर दिया, 10 रुपए मजीद गिरा दिए, जिससे IMF नाराज हो गया। आपने हमारा साथ जो बात की थी, हमारा साथ एग्रीमेंट की, उसकी वायलेशन की, जिस वायलेशन का आज तक हम और पाकिस्तानी आवाम भुगत रहे, तो यकीनन ये वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक जो आवामी हुकूमत है, उन्हें आवाम की जो नब्ज है उसके ऊपर बात रखना होगा। लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझते कि अभी पिछले दिनों में आपने पेट्रोल कम कर दिया है, तो आज क्यों कम नहीं किया? बल्कि कल मैं जब असेंबली से निकल गया तो मुझे सर पीपल्स पार्टी कीमतों पर इजाफे को तशवीश कह रही है ना, तो बिलावल साहब ने जो कैबिनेट का इजलास किया सर, उस पर फिर ये एहतजाज क्यों नहीं किया? मुफ्ता साहब कह रहे मेरे बराबर में बैठे हुए थे, कोई एहतजाज नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आपका मीडिया सब ने बता दिए कि इस पीपल्स पार्टी की जो मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त भी एहतजाज की कि आप ये क्या कर रहे हो, और फिर पीपल्स पार्टी की बिलावल काबीना में एहतजाज किया है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जब मेरा सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एतराज किया है, तो बाकी मेरी तो कोई हैसियत नहीं है या किसी और हमारे वजीर की। कैबिनेट में एहतजाज किया है, देखिए सब ने किया, सब ने किया कि आप देखिए, मैं जो स्पेसिफिकली मैं काबीना का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो इतला मिली है कि काबीना में हमारे जितने मेंबरान थे सब ने इसके ऊपर एहतजाज की कि आप क्या कर रहे हो। और फिर उससे बढ़ के मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए सब कुछ है। जब उसने खुलेआम ये बात की कि आप मशावरत नहीं करो इत्यादियों से हमसे, तो ये क्या करे। और फिर उससे भी बढ़कर मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ने जब एहतजाज की, उसके बाद तो फिर मिफ्ता इस्माइल को, और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को देखना पड़ेगा। सारी सिचुएशन में आइसोलेशन में ना वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं। नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के इंडिविजुअल फैसले, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बैकग्राउंड भी मैशत, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बैकग्राउंड नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बैकग्राउंड भी मेरी तरह मैशत का नहीं है। अब जो वज़ीर ख़जाना जो बोलते हैं वही वो करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीटीआई ने अगर 3.5 साल में 4 वज़ीर ख़जाना बदल दिया तो हमें भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सर आप लोग तो तजर्बेकार हैं ना, आप लोग तो अहल हैं। किरण ये बात नहीं है। देखिए सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस की सियासत, जो उसके ऊपर जो सियासत की वो पूरी कौम ने भुगती। देखें इमरान खान ने सियासत की, पेट्रोल सस्ता किया, उस वक्त किया जब वो नहीं कर सकता था, और फिर आपने देखा कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बना, और फिर खुद इमरान खान ने कहा कि ये 4थे नंबर पे डिफॉल्ट होने जा रहा है मुल्क, और ये श्रीलंका बन रहा है। देखिए हमने उस चीज से इस मुल्क को बचाया। पेट्रोल पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस का एक मैकेनिज्म है। ये कैसे मुमकिन है कि जो तेल बनाने वाली मुल्क है जिनकी जमीन से तेल निकलता है, नहीं, ये बात भी नहीं है। पेट्रोल पे सियासत नहीं करे मतलब आप महंगा करते जो हम जो ना सर नीचे करके बैठे रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। मैं बताओ आप हल निकाल देना। हम पिछली हुकूमत को जो बुरा कह रहे थे, हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किए, आप आए तो आप हल निकाले। आप महंगा पे करते जा रहे हो, मशवरत भी नहीं करते हो। नहीं, देखिए मुशावरत होती है, एक मैकेनिज्म है। अब ये मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल, मैं ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल बनाने वाले जो मुल्क हैं जिनकी जमीन से तेल निकलता है उससे सस्ता हम तेल बेचें। देखिए मैंने आपको 2 ममालिक की प्राइसेस बताई। आज इंडिया में जिसको कहते हैं रशिया से सस्ता तेल ले रहा है। यही बात अगर पीटीआई की हुकूमत कहती थी हम इतराज करते थे, यार छोड़े इंडिया से सस्ता है। नहीं, मेरा पॉइंट जरा इतराज करते थे ना। देखें हमारी आपस में तो बहस नहीं होनी चाहिए, बात की हिमायत करेंगे ना। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस इंडिया को ये कहते हैं कि रशिया से सस्ता तेल खरीदता था, वहां भी 305 का तेल बिक रहा है। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब पे मैं बात करना चाह रही हूँ। आपके जितने भी इत्तेहादी हैं, अभी यहाँ पर भी हो रहा है, आपके तमाम इत्तेहादी उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर दी है मखदूम साहब ने।
تو یہ کیا لندن سے بھی ناراضگی وغیرہ آ رہی ہے؟ کنفرم کریں گے اس بات کو؟ دیکھیں کرن، اٹ از سمپل، یہ جو ریلیف ہے یہ لیگڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈالر کے اندر ہمیں بچت ہوئی ہے، جو روپیہ اسٹرینتھن ہوا ہے، جو تیل کے اندر قیمت گری ہے، اس کا امپیکٹ اگلے 15 دنوں میں ضرور آئے گا. وہ پرائس کے اوپر مفتہ اسماعیل صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. مفتہ اسماعیل صاحب جو لندن سے ناراضگی ہو رہی ہے ان کی پرفارمنس پر. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ فوری طور پہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن جو فائنانس کو دیکھ رہے ہیں، آخری میرا پوائنٹ پر جی پلیز. جب وہ 2008-2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت $147 جو ہے نا فی بیرل تھی، اور ہم دے رہے تھے 105 روپے. وہ کیسے دے رہے تھے ہم؟ دیکھیں وہ بھی میکنزم اوگرا ڈیسائیڈ. دیکھیں میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں، یہ جو پرائسنگ ہے اور آج پھر کے جو حقائق ہیں، جو آپ ایک IMF کی ڈیل میں ہے، آپ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. پولیٹیکل قیادت ضرور چاہتی ہے کہ ریلیف فوراً دیا جائے، لیکن جو مفتہ صاحب ریلیف نہیں دے رہے. نہیں شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل صحیح فیصلے کر رہے ہیں. جب ریلیف اویلیبل ہوگی وہ عوام کو دی جائے گی. دیکھیں یہ ریلیف ہے کہ ہم ڈالر کو 250 پہ جا رہا تھا، ہم اس کو واپس 210 پہ لے کے آئے، انشاءاللہ اور نیچے جائے گا. یہ بہت بڑی ریلیف ہے. آج دیکھیں میں کرن آخری بات، آج پیٹرول سری لنکا کے اندر جو ہے وہ 4000 روپے کا بھی نہیں ملتا. آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہیں وہ تو پھر عمران خان اور آپ کی بات میں کیا فرق ہو گئے؟ وہ کہہ رہے سر نہیں، آپ وہ مندوخیل صاحب آپ ایتھوپیا کے ساتھ کمپیئر کر دے. پھر دیکھیں ہمارے یہاں WP سستی ہے، ایتھوپیا میں نہیں رہی، اپنی نہیں رہی، آپ وہ تو نہ کریں نا بات. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایک نازک جو لمحات ہیں جہاں ہمیں IMF کے جو ہے وہ معاہدے کو آگے لے کے جانا پڑ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا عوامی اور ملکی معیشتی حقائق کو. میں بہت سادہ سوال کر رہی ہوں آپ سے. جی میرا بھی بڑا جواب ہے. میرا سادہ جواب ہے یا نہیں ہے؟ مطمئن ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مطمئن ہونے چاہیے، کیونکہ جو مطمئن ہونا چاہیے ہے، کیونکہ ہم جو کوآرڈینیٹر ہیں، آپ بتائیں گے کہ مطمئن ہے. ڈیفینیٹلی مطمئن ہے جی بالکل، کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ آپ کی ناراض ہے، لیکن شہباز شریف صاحب مطمئن ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہ پرائس انکریز ان کی اجازت سے ہوئی ہے. یہ پولیٹیکل قیادت وزیر خزانہ کے اوپر سارا بار ڈال رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نہیں درست فیصلے کر پا رہے ہیں. بہت بڑی بات ابھی قادر مندوخیل صاحب نے بھی کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں سر ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے؟ خاقان نجیب صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پیٹرول کے معاملے پر آج کیبنٹ میں اجلاس میں کیا ہوا سر؟ مفتہ اسماعیل صاحب اور دیگر وزراء ان کے درمیان کچھ تکرار بھی ہوئی ہے، ایسی کوئی خبروں میں صداقت ہے؟ پھر کچھ یہ بھی آ رہا تھا خورشید شاہ صاحب، ریاض پیرزادہ، MQM اور باب کے وزراء کی جانب سے بڑا کوئی سخت رد عمل وغیرہ آیا ہے کیبنٹ میں؟ میں نہیں سمجھتا. ڈسکس ہوا اور پھر ایکسپلین کیا گیا کہ اس کا میکنزم کیا ہے. ڈالر آپ کا 240-50 پہ جا رہا تھا، اس کا امپیکٹ ہے. جب وہ سمجھایا گیا تو سب کو اس کی چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ پرائسنگ میکنزم کیا ہے، اور اگر جو کمی ہے، ریلیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے دنوں میں ایک ڈیلے کے ساتھ ضرور آئے گا. تو یہ دیکھیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. جب اس کو ایکسپلین کیا گیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. اور جو پرائس انکریز کی گئی، وزیر خزانہ جو ہیں وہ آخر اس کولیشن کے وزیر خزانہ ہیں، وہ شہباز شریف کے وزیر خزانہ ہیں، تو سب کی تائید کے ساتھ، ایگریمنٹ کے ساتھ یہ پرائس انکریز بڑی. ڈیفینیٹلی خواہش سب کی ہے کہ پرائسز کم ہونی چاہیے. اتنا زیادہ آپ لوگوں کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے سب کے ساتھ، لیکن مشاورت ہوئی نہیں ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مشاورت ہونی چاہیے تھی، ہوئی نہیں. دیکھیں MQM کہہ رہی ہے ہم سے مشاورت ہونی چاہیے کابینہ تھی، میں وہ میکنزم سمجھا دیا گیا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ میکنزم کیسے چلتا ہے. کیا یہ وہی سلسلہ ہو رہا ہے جو پچھلی حکومت میں ہوتا رہا ہے؟ پچھلی حکومت بھی یہی کہا کرتی تھی کہ جی ہمیں سمری دے دی جو جاتی تھی. کابینہ میں ان کو سمجھایا ہے اور وہ سمجھ گئے. آصف علی زرداری صاحب بیان اس کے بعد آیا تھا. اچھا سر، میرے خیال سے آصف صاحب کابینہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. بیان اس کے بعد آیا تھا. بیان اس کے بعد آیا. ضروری نہیں ہے کہ پتہ چلا، لیکن آئی تھنک جو بیٹھے ہوئے تھے کابینہ میں انہوں نے پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا یا وہاں سے کوئی اب دیکھیں واک آؤٹ نہیں کیا. ستمبر میں نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. جی پھر اس کے بعد یہ جو پریشر ایک آ رہا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتہ صاحب نے جس پریشر کے اندر کام کیا، اس ملک کو دیوالیے پن سے بچایا، ان کی پرفارمنس ریمارکیبل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم حقائق کو یاد رکھیں کہ یہ عمران خان یہی کہتا تھا کہ آپ چوتھے نمبر پہ ہیں ڈیفالٹ پہ. یہ کہتا تھا آپ سری لنکا بننے جا رہے ہیں. ہم آج اس حالات میں نہیں ہیں. الحمدللہ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں کھڑے. تو انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے اس ملک میں. پیٹرول کی پرائسز میں بھی بہتری آئے گی. اوور آل بریک لے رہے ہیں، مجھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین جی. پیٹرول کے معاملات اور اس پہ اتحادیوں کی جس طرح سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہی ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے. اچھا احسان, آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ جلدی ہی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور یہ معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات کریں گے. اتحادیوں کی طرف سے دباؤ ہے اس بات پر کہ وزیر خزانہ یا ان کی ٹیم کو تبدیل کیا جائے, چینج کیا جائے؟ اف یس تو نام کون سے ہیں ان کے؟ دیکھیں کوئی ایسی ابھی تک بات چیت جو ہے وہ نہیں کنوے کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور دیکھیں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے ذریعے ہوئے ہیں. کابینہ کے اندر پوری کولیشن بیٹھتی ہے تو وہاں اگر اعتراض اٹھے تو وہ اس لیول پہ اٹھے, لیکن کوئی نہیں اٹھا گیا. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا, جو بھی یہ جو معیشتی حالات ہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں ملک کے کس دہانے پہ ملا, کس پستی کس کھائی میں گرا کے ملا, اور ہم اس کو کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. اچھی نشان آ رہے ہیں, دیر آر گڈ. دیکھیں بہت بڑا یہ ایک ون ہے کہ آپ ڈالر کے ریورسل میں آ رہے ہیں. آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے پچھلے 15 دنوں میں دنیا میں بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. میں پچھلے 15 اگست کی بات کر رہا ہوں. جو آپ کی کرنسی ہے وہ اٹ از دا اسٹرانگسٹ ریکوری کر رہی ہے آپ کی کرنسی جو ہے. تو یہ سب کچھ دیکھیں, اور پھر ابھی آپ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر جیسی آپ کو ٹرانس ریلیز ہوتی ہے, بیسیکلی جب مانے گی نا جب انہیں ریلیف ملے گا. دیکھیں میں آپ کو پھر اس کو بڑے ایک سادہ طریقے سے میں سمجھاتا ہوں. آج خوردنی تیل کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ خوردنی تیل 50% سستا ہو جاتا ہے عالمی منڈی کے اندر. اب اس کی آپ ایل سی کھولیں گے, اس کو لانے میں آپ کو 30 دن 40 دن 50 دن لگیں گے. وہ یہاں پہنچے گا فیکٹری میں. وہ ہو رہی ہے کوئی ریلیف دینے کا یا یہ فیصلہ واپس لینے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائس میکنزم ہے وہ ریلیف دے گا آٹومیٹکلی. جو ڈالر کی کمی ہے وہ اس کیلکولیشن میں آ جائے گی, جو آپ کی عالمی منڈی میں جو پرائسز کی کمی ہے اس کیلکولیشن میں آئے گی, اور اگلے 15 دن کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوگی. اچھا, ان سارے معاملات سے ہٹ کر جتنے بھی حکومتی ٹیم کے جو اجلاس ہوتے ہیں, جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو مشاورت ہوتی ہے, اس سب میں نواز شریف صاحب شامل ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ویسے تو وہ گورنمنٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. میاں صاحب جو ہے جو ہماری پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہوتی ہے اس کا ضرور حصہ ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ میں وہ اس طریقے سے گورنمنٹ کی میٹنگز کے اندر وہ شامل نہیں ہوتی ہے. ہماری پارٹی کی انٹرنل میٹنگز کے اندر وہ ہوتے ہیں. یہ جو میاں صاحب ناراض ہو کر چلے گئے, جو مریم صاحبہ نے بتایا ٹویٹر پر, یہ پارٹی کی انٹرنل میٹنگ, جی انٹرنل پارٹی کی میٹنگ تھی جس کے اندر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں اس کا کیا کیا جائے. تو اس کے اندر یہ میکینزم دیا گیا کہ یہ میکینزم ہے. دیکھیں یہ میرے پاس ایسی ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن جو ٹویٹ ہوا ہے مریم بی بی نے جو کیا ہے وہ ضرور حقائق کے اوپر مبنی ہوگا. لیکن یہ obviously پارٹی کے اندر انٹرنل ڈسکشن بھی ہوتی ہے, پھر گورنمنٹ کی میٹنگ بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آج سامنے آئی شہدائے لسبیلا کے حوالے سے. ان کے خلاف جو گراؤنی سازش ہو رہی ہے, جو کچھ سوشل میڈیا پر چلتا رہا, اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ بڑے اہم انکشافات ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے کارکنان ہیں, کچھ بھارتی اکاؤنٹس بھی ملوث نکلے. حکومت کچھ اب اس پہ مزید تحقیق کرنے جا رہی ہے, سامنے لائے گی کون کون لوگ تھے, وہ کیا کر رہے تھے. دیکھیں یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے کہ آپ ایک پورے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس میں فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, کون اس کو پروموٹ کر رہا ہے, پھر کن کوئی اگر لیڈران اس کے اندر شامل ہیں تو تحقیق جاری ہے. اور اس چیز کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ کسی کے اوپر 15 یا 20 کلو ہیروئن ڈال کے فیک کیس نہیں بنایا جائے گا. اگر حقائق اور ایویڈنس موجود ہوگا, اگر اس طرح کے لنکیجز مل گئے تو پھر قانون کے مطابق سخت سے سخت جو ہے وہ دیکھیں یہی اسی چیز پہ جو ہے وہ تحقیق کی جا رہی ہے. ابھی تک جو آپ کے پاس جو سوشل میڈیا کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں, جو انہوں نے معذرتیں کی ہیں, وہ ایک پارٹی سے منسلک ہو رہا ہے سارا معاملہ. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں سے ہدایت ہوئی اور ادھر سے کہا گیا, تو وہ ان کی معذرتیں بھی آ رہی ہیں. لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحقیق ہوگی, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, انجینئرنگ نہیں ہوگی. آپ دونوں میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب نے کل دعویٰ کیا تھا کہ ان کے چیف آف اسٹاف کو جیل میں برہنہ کر کے مارا گیا, لیکن انہی کی پارٹی کے وزیر داخلہ پنجاب نے عمران خان صاحب کا دعویٰ مسترد کیا ہے کہ میں میڈیکل نہیں کروانا چاہتا. عمران خان اور ان کی جماعت میں دوریاں بڑھ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے. ایسا اس لیے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ شہباز گل نے فوج کو اکسانے والا بیان دیا جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا, obviously نہیں دینا چاہیے تھا. حالانکہ خود شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوج سے متعلق بات ہی نہیں کی. پارٹی کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. یعنی خان صاحب کے بیانات کو خود ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ہی مسترد کر دیا. اب سوشل میڈیا پر ریاکشن آنے کے بعد پنجاب حکومت کو معلوم ہوا کیا کچھ غلط ہو گیا, تو سپرنٹینڈنٹ
अडियाला जेल को हटा दिया गया है। आमिर अब्बास साहब, आप सबसे पहले ये बताइए मुझे कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके मारा गया, नहीं मारा गया? खान साहब की बात पर यकीन करूं या उन्हीं के वजीर दाखिला की बात पर यकीन करूं सर? अगर तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जनाब मुझ पर तशद्दुद हुआ है, और 30 साल की प्रैक्टिस के बाद जो भी तशद्दुद होता है, जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मुलज़िम पुलिस कस्टडी में होता है और उसको इतना डरा धमका के जाते हैं कि वो बताने से कासिर होता है, लेकिन वो अपने लॉयर्स को जरूर। आमिर साहब आपकी आवाज़ मुझ तक दुरुस्त नहीं पहुंच रही है, मैं ये वाला मसला आपका हल करवा। कादिर साहब, ये शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, नहीं किया गया, कुछ इत्तलात मिली है आपको, कुछ बात हुई है आपकी? देखिए, तशद्दुद तो मेरे ख्याल में नहीं होगी इस वजह से कि इसका मेडिकल साथ था, और फिर भी अगर पीटीआई के दोस्तों को ये एतराज़ है तो बाकायदा वो मजिस्ट्रेट को मेडिकल बोर्ड के दोस्तों को नहीं, खान साहब को, पार्टी कायद को, वो कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये तशद्दुद हुआ है तो वो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे मेडिकल के लिए, और मेडिकल उसके अपनी मर्जी के अस्पताल से करा ले। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बता दें 75 साल पाकिस्तान को हो गए, और 75 साल में किसी रहनुमा हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को झूठे मुकदमे में हमसे अलग कर दिए, बीबी को जो है ना दहशतगर्दों के ज़रिए हमसे जुदा कर दिए, आसिफ अली ज़रदारी को 12 साल जेल में रखा, ये सारे अरबे इस्तेमाल किए, कभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ बात की? उल्टा आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान खपे कनार, जबकि सिंध में बहुत सारी ऐसी जमातें आज भी है जो अलग सूबे की, अलग मुल्क की बात करते हैं उसमें। सवाल ये, और फिर इमरान अहमद न्याजी साहब तो ये फरमाते थे कि मैं तो बरतानिया में बड़ा खुश था, यहाँ तो अवाम की खिदमत के लिए आऊँ। कुर्सी क्या छीन गई, ऐसा लग रहा था कि पूरा उसका जिस्म को टुकड़े हो गए सारे। और फिर इतना नीच हरकत, इसलिए से आर्मी एक्ट 1952 का आर्टिकल 31 ये कहता है कि इस तरह आर्मी के खिलाफ, आर्मी के अंदर बगावत करे तो उसका कोर्ट मार्शल होता है, और कोर्ट मार्शल का सजाए मौत। और मुझे एक बात बता दो, और फिर मैं एक और कानून का हवाला दे दूँ, भले वो दाएं बाएं बात कर ले, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो या वीडियो किसी आदमी की हाजिर, जैसे हम आप टॉक शो में बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी कैमरामैन की, किसी प्रोड्यूसर की विटनेस की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप मुझे बता दो, शहबाज गिल ने जो बयानात दिए, जबकि हमारी इतला ये है कि बाकायदा वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, और स्क्रिप्ट के बाद उसने एफआईआर पुलिस को जो बयान दिया, उसने ये बोला कि मैं पार्टी की क़यादत के। अभी तक ये कंफर्म हुआ नहीं है ना सर, ये इतला मिली कहाँ से है? क्योंकि वो कहा जा रहा है वो बनीगाला में थे। नहीं, हमें तो इतला ये कि वो जिस वक्त टेलीफोन पे थे ना, तो पूछ रही हूँ इतला कहाँ से आई? जब वो टेलीफोन पढ़ते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, इतला कहाँ से आई है? इतला तो वो अभी पुलिस के कस्टडी में तो बोला होगा ना वहाँ पे उसको। सर, आप लोग तो ये अरेस्ट होने से पहले की बात कर रहे थे ना, कि वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, स्क्रिप्ट पढ़ के वो जो कर रहा था ना, जिस तरह बात कर रहा था और जिस तरह उन्होंने उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया, देखो अच्छा नहीं किया, उसका बयान आ गया था कि मैंने जो कुछ किया पार्टी लाइन के मुताबिक मैंने बात की, ये बात की है ना उसने। आज इमरान अहमद न्याजी साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं है, इनके बहुत सारे रहनुमा मेरे साथ टॉक शो में बैठे, वो कह रहे नहीं, मजम्मत करते हम। आज फवाद चौधरी से, जिसका अपना भाई उसका वकील है, फैसल चौधरी उसका वकील है, वो कहते हैं पूरे पीटीआई से, अकेले की बात नहीं करे, वो कहते हैं मरेंगे तो सब इकट्ठे मरेंगे, वो कह रहे पूरे पीटीआई उसके साथ है। तो सवाल ये, अफवाज पाकिस्तान हमारे अदारों के खिलाफ, जहां अगर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, जहां 80,000 छात्रों की बात करें, इमरान खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, बरहना करके उनको मारा गया है। दूसरी तरफ जो वजीर दाखिला साहब है, उनके साथ ही इनफैक्ट जब वो प्रेसर कर रहे थे तो उनके साथ ही बैठे हुए थे जेल सुपरिटेंडेंट, और वो बता रहे थे कि मैंने विजिट किया, मैंने न्यूज़ देखा था, मैंने विजिट पूछकर, और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद हुआ ये कि डीआईजी और जेल सुपरिटेंडेंट दोनों को ओहदे से हटा दिया गया है। जरा उनकी बात सुने, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन करते हैं इस पर। गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बोला है कि तमाम कैदी हमारे लिए मेहमान का दर्जा रखते हैं। जब वो ये चार दीवारी के अंदर आएँ तो उनकी सिक्योरिटी, अब जैसे यहाँ पे ये असगर साहब की ड्यूटी है, ही हैज़ टू इंश्योर, और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। में
एक बार फिर खुशामदीद मैं आपको कहती हूँ। फैसल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, शहबाज गिल साहब के वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फैसल, आपके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वकला ने बताया, वकला से बात हुई कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके मारा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है। सर, आपने बताया खान साहब को? जी बिल्कुल, उन पर तशद्दुद हुआ है और उन्होंने इस्लामाबाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुए, मीडिया की मौजूदगी में निशानात दिखाए, क्योंकि मीडिया ने भी देखा और जज साहब ने भी देखा। सर, ये तशद्दुद उन पर कहाँ किया गया? ये अडियाला जेल में हुआ है सर? इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में जब दिया गया फिजिकल रिमांड में, तो तब उनको मारा गया, जिसके बाद जज साहब ने उनको जो है जुडिशल रिमांड पे भेज दिया, और जिसकी बात गवर्नमेंट जो है वो अब उनका फिजिकल रिमांड लेना चाहती है, नॉट टू रिकवर द मोबाइल फोन, जो कि उनका बहाना है। मोबाइल फोन ऑलरेडी उनके पास है, वो वाइडर नेट थ्रो करना चाह रहे हैं, और वो शहबाज गिल से जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके खिलाफ बयान दिलवाना चाह रहे हैं, और ताकि इनकॉर्पोरेट करें उनको। फैसल साहब, ये तशद्दुद जो है आप कह रहे हैं ये इस्लामाबाद जेल में हुआ, अडियाला जेल में नहीं हुआ। सर, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वजीर दाखिला, उन्होंने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ यहाँ पर, और फिर उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को, डीआईजी को, दोनों को ओहदे से भी हटा दिया गया है। फैसल साहब, इसकी कोई इत्तलात है आपके पास? ये क्यों किया गया है सर, अगर अडियाला जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ है तो? मुझे नहीं पता है, ना मैं स्टेटमेंट्स देखता हूँ, ना मैं मीडिया देखता हूँ। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव सीन। इसलिए मैं आपको बताकर पूछ रही हूँ। और वो उनको टॉर्चर किया गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कानून की खिलाफवर्जी की गई है, और उनकी जो डिग्निटी है एज ह्यूमन बीइंग उसको वायलेट किया गया है। पाकिस्तान के आइन और कानून को और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को ब्रूटली वायलेट किया गया है। ये अच्छा फैसल साहब, आपने बताया, आपने खान साहब को बताया कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन सर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें तो उनको बिल्कुल फिट करार दिया गया है। तशद्दुद का निशाना बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है दे वेंट टू द हाई कोर्ट। कभी भी आप देखिए स्टेट जो है वो हाई कोर्ट में नहीं जाती, टॉर्चर ये जो रिमांड के मामले में, वो एक मामला है जो हम सुबह भी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में भी लेके आएंगे। मैटर्स अप टू डेट है, ज्यादा गुफ्तगू इस पे नहीं हो सकती। ही हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और इसके एविडेंसेस हैं। लास्टली फैसल साहब, मुझे बता दें, दरखास्त लेकर जा रहे हैं आप इस तशद्दुद के हवाले से? भी मैंने कहा है कि रिवीजन में से सुबह लगा हुआ है कोर्ट में, दरखास्त ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, और कोर्ट विल लुक इनटू इट। जब जुमे वाले दिन आप बिल्कुल ठीक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं वहाँ पे उनसे पूछ लीजिए, उनकी ट्वीट्स भी हैं जिन्होंने ये निशानात खुद भी देखे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स है। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सर कह रहे हैं अडियाला में नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद में जब कस्टडी में थे उस वक्त तशद्दुद किया गया है। देखिए, और इन्होंने ही बताया है इमरान खान साहब को। टोपी ड्रामा और प्रोपोगेंडा इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अवाम के आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना है इमरान खान का रवैया। आपको याद होगा शहबाज गिल का एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने पूरी कौम के सामने तमाशा लगाया, कातिलाना हमला। जिस बंदे से एक्सीडेंट हो गया वो टीवी पे आ गया, भाई मेरी गलती थी, एक्सीडेंट हो गया। उसके बावजूद जलसे में इमरान खान ने कहा कातिलाना हमला। देख लीजिएगा, ये भी झूठा साबित होगा। कोई हमें जो है वो, मैं आपको फिर बता दूं, हम वो लोग नहीं हैं जो 15 किलो हीरोइन किसी के गाड़ी में डालें और फिर 200 प्रोग्राम करें कि जान अल्लाह को। आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे ना, इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेट करवा लें, हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होगा, ये साबित करेंगे और फिर झूठे साबित होगा। लेकिन असल में मसला ये कि इनके अगर झूठ की कोई काउंटिंग करता तो वो 10 लाख अब तक हो चुके होते। अवाम और जो मीडिया है वो इनके झूठ को याद नहीं रखती कितने बोलती है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी यहाँ आप झूठे साबित होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है हमारा ये हमारी कार्रवाई है कि हम ऐसा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें। ये पीटीआई का वतीरा था, वो ऐसे काम उन्होंने किए कि ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को, पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला। हम ये काम नहीं करेंगे। कादिर साहब, आप बार बार कह रहे थे कि दरखास्त लेके जाएं अगर तशद्दुद हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम दरखास्त लेके जा रहे हैं। किरण फैसल चौधरी साहब, बल्कि इनके भाई फवाद चौधरी और मैं एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। ऐसे आम जो मुलजिम जो गरीब होते हैं, जो इंतहाई मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए भी अगर उसके ऊपर तशद्दुद होता है तो हम बाकायदा मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को दरखास्त देते हैं कि आप मेडिकल कराएं उसको। वो तो कोई नहीं कराया उन्होंने। सर एक मेडिकल हुआ ना जिसमें वो नहीं, वो तो चलो पुलिस ने झूठी बना ली है।
جب آپ کو تسلی ہے کہ یہ میڈیکل ڈیوٹی ہے تو آپ مجسٹریٹ کو درخواست دیں, اسی وقت کھڑے کھڑے مجسٹریٹ اس کو اسپتال بیچ کے میڈیکل کرا دیتے. آپ کے مطلب کے اسپتال کا وہ تو کرا ہی نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے خود بتایا کہ وہ ان کے وزیر داخلہ کی یا جیل خانہ جات کی اور خود عمران نیازی صاحب کی بیانات میں فرق ہے. یہ اصل میں وہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ ان بات وزیر جیل خانہ جات یا وزیر داخلہ جو ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے صوبے کا بتائیں گے نا سر. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں ہوا ہے یہ تشدد. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موبائل اس کے پاس ہے. تو بھائی موبائل ان کے پاس ہے تو وہ موبائل سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو پولیس والے نے چھپا لیا ہے, چوری کر لیے کیا؟ اچھا اس کے گھر پہ جو چھاپا پڑا اس کی بیوی اور بچوں کو جو اٹھا لیا ہے, میں اس کی پہلے بھی مذمت کرتا ہوں, آج بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں قانون میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ایک بندہ جرم کرے آپ اس کے بدلے میں اس کے خاندان کی گھر والوں کو اٹھا لے, بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو ڈرائیور ہے کوئی فوٹیج ہے اس کو کسی نے مارا؟ ایک تصویر میں اس کا ہاتھ خالی ہے اور ایک تصویر میں گریبان ٹھیک ہے, دوسرے میں گریبان پھٹا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کی, وہی جو شہباز گل نے ڈرامے کیے وہ ڈرائیور نے بھی اسے سیکھ لیا ساری چیزیں. عمران خان کے ملنے کے بعد اس کی قمیض پھٹی, ہاں اور تصویریں آ گئی نا. تو تصویریں آ گئی. اچھا مجھے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ وزیر شہزاد اکبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان کا نام کوئی ECL میں ڈالنے وغیرہ کے حوالے سے کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں بالکل اگر انہوں نے لا کی وائلیشن کی ہے اور اس کے اندر وہ جو میکنزم ہے ECL کے اندر ڈالنے کا اس کے اندر فال کریں گے تو ضرور ڈالا جائے گا, نام ڈالنا چاہیے. انہوں نے مس یوز کی ہے اتھارٹی, انہوں نے جو ہے پاکستان کی قوم کا پیسہ ضائع کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ کیا ہے, جعلی کیسز بنائے. دیکھیں میری نالج میں ابھی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ضرور ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ مس یوز کیا ہو اپنی پوزیشنز کا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین سے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نے